स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करना है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसके लिए एक सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि जो हम कनकेव मिरर लेके चलेंगे, कनकेव मिरर जो हम लेके चल रहे हैं, कनकेव मिरर, ठीक है, उसका एपर्चर लार्ज है। कनकेव मिरर इज ऑफ लार्ज एपर्चर, ठीक है ना। कनकेव मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर शुड बी टेकन फॉर दिस। तो प्लीज सबसे पहले इसके डायग्राम पे ध्यान देंगे आप, कैसे इसका डायग्राम आएगा। सभी बच्चे ध्यान दें कि हमने पहले क्या किया, एक कनकेव मिरर ले लिया, ठीक, और उस कनकेव मिरर का एपर्चर लार्ज है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है जो कहां से पास हो रहा है, पोल से। हम लोग सब जानते हैं कि जो ये पॉइंट है, दैट पॉइंट इज P, दैट पॉइंट इज P, पोल। अब सिचुएशन क्या है देखिए, एक पिन, आई एम टेलिंग, एक पिन हम यहां पे लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, एक पिन लेके चल रहे हैं। और हम इस पिन को इस प्रिंसिपल एक्सिस पे स्लाइड करेंगे। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप वैसे वैसे प्रोसीजर को सुनते जाइए। और कब तक स्लाइड करते जाएंगे, जब तक इस निडल का, यह ऑब्जेक्ट निडल का हूं या पिन कह सकता हूं इसको मैं, पिन। तो जो ये ऑब्जेक्ट वाली पिन है, इस ऑब्जेक्ट पिन की जो इमेज कनकेव मिरर के अंदर बनेगी, पहले क्लियर कर देता हूं कि कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, सॉरी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है ना। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। हम वो वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। कनकेव मिरर में एक केस और भी आता है जब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है। पर वी आर कंसीडरिंग अबाउट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो बस आपको ये चीज समझनी है कि मैंने ये मिरर हॉरिजॉन्टल मोड पे रखा हुआ है। आप इस पिक्चर को जब अपनी नोटबुक पे बनाएंगे तो आप अपनी नोटबुक को थोड़ा हॉरिजॉन्टल मोड में ले आइएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसकी इमेज बनेगी। और कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक इमेज, ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज है, जो ये कनकेव मिरर बना रहा है, उसके बीच का पैरेलैक्स रिमूव ना हो जाए। बच्चों, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। पैरेलैक्स का मतलब होता है कि साथ साथ चलना। सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, ठीक है। कनकेव मिरर में देख रहे हैं, अगर मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं इधर, तो इमेज भी, चाहे वो दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बात नहीं है। पॉइंट ये कि मान लो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो लेकिन साथ साथ चल रहे हैं। ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज ऐसे, इस तरह से वेरी नहीं करा। पैरेलैक्स दूर करने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर जहां है, इमेज अगर जहां है, तो दोनों, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दे रहा हूं तो इमेज की मूवमेंट भी साथ साथ हो रही है। इसे पैरेलैक्स कहते हैं, पैरेलैक्स को रिमूव करना कहते हैं। तो ये हमें करना है सबसे पहले। उसके बाद एक ऐसी लोकेशन आएगी, एंड यू नो वेरी वेल, जहां पे इस ऑब्जेक्ट निडल की जो इमेज है, यानी कि ये इमेज की बात मैं करूंगा यहां पे, देखिएगा। इसी निडल की जो
इमेज है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये इमेज है ये कहाँ पे कोइंसाइड करेगी, आपको मालूम होगा कनकेव मिरर के सामने ऐसी कौन सी लोकेशन होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कोइंसाइड करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कनकेव मिरर का C1, इस पॉइंट को मैंने नाम किया C1 एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। अब पॉइंट क्या है, एक और मैं आपको बताता हूं यहां से कि जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो अब हम इस कनकेव मिरर के अंदर डाल देंगे, कनकेव मिरर के ऊपर डाल देंगे। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे मान लीजिए ये लिक्विड सरफेस हो गया। मैं फिर से बोल देता हूं कि व्हाट इज दिस, दिस इज ए लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये लिक्विड कौन सा है, पर ये लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्लियर करता हूं, प्लीज ध्यान से सुने एंड यू हैव टू इमेजिन फॉर दैट कि मान लीजिए आप मिरर के अंदर, मिरर की लोकेशन पे कोई पॉइंट अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए कि पॉइंट ए है, मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखूंगा। नंबर 1, जब इस पॉइंट ए को C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करूंगा, तो मैं आपको ये बता देता हूं ज्वाइन करने का मतलब मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में कहीं भी जब भी मिरर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ होता है, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, कि जब भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर के किसी भी पॉइंट पर, मिरर के पॉइंट पर, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मैं ये पॉइंट ए ले रहा हूं, ये ए पॉइंट एक्चुअल में नॉर्मल है यहाँ पे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए से लेकर के C1, ए से लेकर के C1 जो ये रे आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना बच्चों, जो ये रे आपको दिखाई दे रही है ये रे नॉर्मल है कनकेव मिरर के। अच्छा, इसमें अपने को इमेजिन क्या करना है, ये डायग्राम मुझे पहले, ये रे मुझे पहले से बता देना चाहिए था आपको। आपको ये सोचना है कि जब ये लिक्विड नहीं है तब ये जो रे है नॉर्मल रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के मिलेगी किसी भी मिरर के ऊपर, कन्वेक्स मिरर के ऊपर या कनकेव मिरर के ऊपर ड्रॉ किया गया नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोइंसाइड होता है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर अब हमने पानी डाल दिया, अब सोचिएगा कि अब हमने पानी डाल दिया, सॉरी पानी नहीं, लिक्विड डाल दिया। पानी एग्जांपल के तौर पर, हालांकि मैंने पानी कहा तो गलत नहीं कहा, वैसे मैंने कहा है कि लिक्विड मैंने डाल दिया यहां पे। तो आप ये देखिए कि जो ये रे थी लिक्विड डालने के बाद क्या ये इसी पाथ को फॉलो करेगी? इसका जवाब है नहीं। एक चीज और, अब क्या होगा देखना कि यहां पे जो ये लिक्विड का सरफेस है, जो ये लिक्विड का जो सरफेस है, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। तो आप सोचिए रे पॉइंट ए से निकलकर लिक्विड के सरफेस पर इस पॉइंट से टकराएगी। लिक्विड जो कि डेंसर मीडियम का काम करेगा, लिक्विड कैसा मीडियम का काम करेगा? डेंसर। और बाहर क्या है? एयर। और एयर क्या होगा? रेयर मीडियम। तो बताइए अब जो ए से निकलने वाली रे है वो रे
यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, ये कर दिया नॉर्मल ड्रॉ। लिक्विड सरफेस के नॉर्मल ये हो गया ना, यहाँ नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। अब आपसे गुजारिश यही करूंगा कि डायग्राम भले ही छोटा बन रहा है पर आपको इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो जाना चाहिए कि क्या होगा। वो होगा ए से लेकर के पॉइंट बी, ए से लेकर के पॉइंट बी, और ये लाइन नॉर्मल लाइन दैट इज n1 n2। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, एंगल ए बी n2 दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को कि दिस एंगल इज आई, क्लियर। और अगर ये ए बी n2 आई है तो एंगल n1 बी और c1 ये भी आई के इक्वल ही हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस। अब इसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद अब हमें पता है जो ये ए से C1 लाइन है ये कब ड्रॉ की गई थी? जब लिक्विड नहीं था, तभी ये ऐसा पाथ कवर कर सकती है। लेकिन लिक्विड डालने के बाद इसका पाथ नॉर्मल से दूर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बिकॉज हम लोग जानते हैं और हमें याद होना चाहिए, जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होती है। तो इसका मतलब बच्चों प्लीज जरा ध्यान दें, गौर करें मेरी बात पे कि ए से बी, और जैसे ही ये बाहर जाएगी तो मैं इस लाइन से आपको समझाने की कोशिश यही करूंगा कि अब जो ये रे है जो मैंने व्हाइट लाइन से ड्रॉ किया है जिसको, एंड दिस पॉइंट इज बिकम C2। तो बच्चों दिस BC2, मैं हर एक का नाम आपके सामने लिख रहा हूं, BC2 एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे है। कैसी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। और ऐसे में एंगल N1 BC2 ये क्या बन जाएगा? एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। इस बात का ध्यान रखें। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड टिल्स जो मैंने आपको समझाया। कोई डाउट है बताओ किसी को? यस। यही इस क्वेश्चन की खासियत है, डायग्राम के अंदर ये सब कुछ सारे के सारे पैरामीटर डायग्राम में शो हो जाते हैं। उसके बाद हमारा काम सारा आसान हो जाएगा यहाँ पे जो हमें एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि BC2 एंगल N1 BC2 एंगल R है, एंगल AB N2 I है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये भी हमें मालूम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर दैट इज 1। चलिए, तो ये C2 क्या है अब आपको समझना है। आपको एक्चुअल में अब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आते हैं। कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट C1 पर है, C1 से आने वाली रे पॉइंट A पर इंसिडेंट हो रही है। मतलब समझने की बात है, या तो A से C1 जा रही है, ऐसे भी सोच सकते हो आप। अब लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डालने के बाद हमने देखा कि जो ये C1 पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज जो थी वो शिफ्ट हो गई C2 पर। हमने इसको थोड़ा मूवमेंट दिया। बताओ, मैंने ये कहा कि मैंने C1 को, अब C1 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दी है, मैंने उसको शिफ्ट किया है। मैंने ऐसे कहा? नहीं कहा। ये शिफ्ट कैसे हुआ? शिफ्ट कैसे हुआ? लिक्विड डालने के बाद शिफ्ट हुआ, क्योंकि लिक्विड डालने के बाद स्वाभाविक है
हर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो शिफ्ट हो जाती है। आप पेंसिल देख लो, कांच के गिलास में पानी डाल के पेंसिल का आधा हिस्सा बाहर आधा हिस्सा अंदर देख लो। जैसे जैसे आप पेंसिल पानी के अंदर डालोगे वैसे वैसे आपको उसमें शिफ्ट नजर आएगा। बताओ कोई डाउट है तो फिर तो C2 पे क्या है? C2 पे इसी की इमेज है। ये ऑब्जेक्ट एज इट इज, मतलब अब कैसे दिखाई देगा? इसकी इमेज और ये सब इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे C2 लोकेशन पे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि एंगल N1 BC2 एंगल R के इक्वल है। अब ये सब चीजें क्लियर हो जाने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? स्नेल्स लॉ। तो प्लीज ध्यान दें यहाँ पे। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में मीडियम के अंदर एंगल। एंगल कितना है मीडियम के अंदर? I sin I। एक चीज और देखो, ये एंगल I है तो ये एंगल भी I है। ये एंगल R है तो ये एंगल भी R है। ज्योमेट्रिकली लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो म्यू इनटू में sin I और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई में एयर के अंदर बनने वाला एंगल R। तो म्यू इनटू sin I इक्वल टू sin R, और यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी sin R बाय sin I। sin R बाय sin I। और यहां पे जब हम इसको पुट करेंगे रिजल्ट को, sin R और sin I, sin R और sin I, तो sin R sin I की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। हम दो ट्रायंगल हमारे पास लेंगे हम। देखिए ध्यान से, प्लीज बच्चों ध्यान दें। इन ट्रायंगल, अब बारी है ट्रायंगल लेने की, क्योंकि sin R और sin I की वैल्यू पुट करनी है ना। इन ट्रायंगल इस पॉइंट को आप मान लीजिए O, B O C1। मतलब एक ट्रायंगल तो आपको C1 पॉइंट को लेते हुए और एक ट्रायंगल आपको C2 पॉइंट को लेते हुए कंसीडर करनी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दो यही बन रही है यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल BOC1 जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। और sin I क्या होता है वैसे? sin I होता है, sin I क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर OB हाइपोटेन्यूज BC1। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल कौन सी लेंगे? इन ट्रायंगल BOC2। यस स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें, BOC2 sin R परपेंडिकुलर वही OB बेस हाइपोटेन्यूज BC2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज BC2। अब दोनों की वैल्यू है, इनको 1 में यूज करो तो क्या आएगा देखिए, प्लीज ध्यान दें। बाय 1 व्हाट वी हैव, 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? म्यू इक्वल टू sin R कितना है? OB बाय BC2 मल्टीप्लाई BC1 बाय OB। आई होप यू अंडरस्टैंड कि sin I डिवाइड में है तो OB बाय BC1 पलट जाएगा और OB से OB कैंसिल, एंड देन वी हैव म्यू इज इक्वल टू BC1 BC2
बच्चों ध्यान दें जो मैं ये पार्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। एपर्चर ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2 की B से C1 और O से C1, OC1 ये है, BC1 ये है, तो लगभग इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको कंसीडर किया। इसके अंदर ज्यादा अंतर नहीं मिलता। जब बात मेजरमेंट की आती है तो यहाँ तक भले ही हमने इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज कहा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो हम लोगों ने इसी को अप्रोक्सीमेट कर दिया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और R स्मॉल होता है, इसीलिए ज्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है BC1 में और OC1 में। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे, अब आप BC1 को भूल के O से C1 और O से C2 को टारगेट करें तो ये लिक्विड जो था ये तो थोड़ा सा ही कनकेव मिरर के अंदर डाला था, क्योंकि लार्ज एपर्चर जब होता है, लार्ज एपर्चर का मतलब होता है मिरर की विड्थ ज्यादा है। समझ में आ रही बात? लार्ज एपर्चर का मतलब है मिरर की विड्थ ज्यादा है। तो ऐसे में O से C1, अब सारी डिस्टेंस मिरर में कहां से ली जाती है? पोल से ली जाती है। तो अगेन O से C1 को हमने लिख दिया PC1 और O से C2 को हमने लिख दिया PC2, जो कि अप्रोक्सीमेट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें दे देगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से पोल से C1 कितनी दूर है ये हमारे हाथ में है प्रैक्टिकली जब हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और P से C2 भी हमारे हाथ में है कि प्रैक्टिकली जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और जब दोनों मेजरमेंट हमारे पास आ जाएंगी तो हमारे पास उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाएगा जो हमने कनकेव मिरर के अंदर डाला था, कनकेव मिरर के ऊपर डाला था।